दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना सीखें और इसका लेसन नंबर 2, बचत की आदत डालें, भाग नंबर 2। आज तक जितने भी महान सेना नायक हुए हैं वे सब हिसाब किताब के मामले में बड़े सतर्क थे। व्यक्तिगत विषय में प्रत्येक मनुष्य अपने घर का सेना नायक है। वह अपनी व्यक्तिगत जनसेना का नेता है। अतएव उसे अपने खजानों और अन्न वस्त्र आदि के भंडार का इतनी योग्यता से प्रबंध करना चाहिए जितनी योग्यता से एक सेना का सेना नायक या किसी देश का नेता करता है। ऐसा करने से वह जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। अंग्रेज जाति के नर नारी बड़ा कठोर परिश्रम करते थे। शायद ही वह कभी अपने काम से अवकाश लेते हों, और यद्यपि उन्हें फ्रांस की अपेक्षा दुगना पारिश्रमिक मिलता है, फिर भी वह बहुत ही कम बचत करते हैं। लाखों रुपए उनके हाथ में आते ही खिसक जाते हैं। केवल तात्कालिक आनंद के लिए वह अपना सारा धन स्वाहा कर देते हैं। फ्रांस में निरीह को गिरीह को कम पैसों में अधिक शाही भोज्य बनाने की शिक्षा दी जाती है। एक अमेरिकन महिला का कहना है कि फ्रांस की महिलाएं प्रायः उन्हीं वस्तुओं से स्वादिष्ट और सुंदर भोज्य पदार्थ बना देती हैं जिन्हें अमेरिका की महिलाएं व्यर्थ समझकर फेंक देती हैं। वह ठंडे मांस की कतरनों से या डबल रोटी के सख्त किनारों से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेती हैं जिन्हें और कहीं महिलाएं यूं ही फेंक देती हैं। डॉक्टर जॉनसन का कथन है, जहां मितव्ययिता नहीं वहां वास्तविक गुण भी नहीं हो सकता है। बुलवर्ड का कथन है, अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से नियंत्रित कीजिए कि उनसे आपकी आय सदा ही अधिक रहे। यदि मुझे एक वर्ष में 100 पाउंड मिले तो भी मुझे ऐसी योग्यता से आय व्यय का चिट्ठा तैयार करना चाहिए कि मुझे किसी से भी मांगने की आवश्यकता न पड़े। इससे मुझे कम से कम रोटी और स्वतंत्रता, यह 2 वस्तुएं तो अवश्य ही मिल सकती हैं, किंतु इसके विपरीत यदि मुझे 5 सहस्र पाउंड प्रतिवर्ष मिलें पर घर की घंटी एक बार बजने से ही मैं कांप उठूं, या अपने नौकरों का वेतन न दे सकूं, या मेरे को कर्ज देने वाला मेरे विरुद्ध कोर्ट से डिग्री लाता हो और उससे मेरा हृदय कांप उठता हो, कोई साइक्लोन मेरे लिए अपना चाकू तेज करता हो, तो उस अधिक आय का मुझे क्या लाभ है। जो मनुष्य अपनी आय से अधिक व्यय करता है वह हर समय और धन की आवश्यकता का अनुभव करता है। जो अपनी आय से कम व्यय करता है उसे कभी भी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। यदि मैं 5 सहस्र पाउंड में भी अपना व्यय नियंत्रित नहीं रख सकता तो उस अधिक आय का क्या लाभ। उससे तो मैं भय और लज्जा ही खरीदता हूँ। उससे तो वही अच्छा है जिसे केवल 100 पाउंड वार्षिक की आय है और वह धन से सुरक्षा और सम्मान तो खरीदता है। जिस तरह युद्ध में किसी देश की समृद्धि स्वाहा हो जाती है, उसी तरह मुकदमे में किसी परिवार की समृद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध और मुकदमे खामखां गले पड़ जाते हैं और उनसे बचना कठिन हो जाता है, परंतु आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इन दोनों से जहाँ तक हो सके दूर ही रहना चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा था, आप युद्ध को उचित नहीं समझते। इसमें मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मैं मानव की उपलब्धियों की बचत की दृष्टि से इसे अनुचित समझता हूँ, क्योंकि एक देश से दूसरा देश युद्ध के द्वारा चाहे कुछ भी लाभ उठाए, वह लाभ नगद मुद्रा लेकर युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक सुगमता से उठाया जा सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि राजनीतिज्ञों को गणित का तनिक अधिक ज्ञान हो तो युद्ध बहुत ही कम हो जाएं। जेम्स एम गारफील्ड ने कहा था, युद्ध लड़ने से युद्ध का कभी अंत नहीं होता। प्रत्येक लड़ाई दूसरी लड़ाई को जन्म दे देती है। युद्ध में जो मर जाते हैं उन्हें दबाना अनिवार्य होता है। युद्ध के खर्च का भुगतान अवश्य ही करना पड़ता है और मृतक सैनिकों के परिवारों को पेंशन अवश्य देनी पड़ती है। अमेरिका के गृहयुद्ध में जितना राष्ट्रीय धन व्यय हुआ है उसका यदि 10% भी गत 50 वर्षों से स्कूलों पर व्यय किया गया होता तो हमारा देश इतने भीषण रक्तपात से बच जाता और उसका विपुल धन भी नष्ट न होता। स्कूलों पर उतना व्यय नहीं होता जितना विद्रोह दबाने पर व्यय होता है। जॉन एस.पी. एकट का कहना है, उत्तरी अंतरीप में मेडिटेरियन सागर तक समस्त यूरोप नंदन कानन बन जाता है। यदि उस समय विपुल धनराशि का अपव्यय न होता जो युद्धों के नाम पर होती रही है,
तब उसकी खिली धूप वाली धारियाँ और रोमांटिक पर्वतीय प्रदेश निश्चित ही अत्यंत समृद्ध एवं स्वर्ग का नमूना बन जाते। रस्किन का कथन है, अगर आपको ज्ञान की प्यास है तो उसके लिए परिश्रम, अगर खुराक की आवश्यकता है तो उसके लिए भी मेहनत जरूरी है। अगर खुशी चाहिए तो वह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत ही कानून है। जो चीज़ हम बनाते हैं वह हमारी है। प्रत्येक अच्छी वस्तु को प्रकृति ने संगमरमर जैसे सख्त हाथों से ताला लगा रखा है। केवल परिश्रम ही उस सख्त हाथ के तालों को खोल सकता है। बड़प्पन की समस्त विशेषताएं परिश्रम से आती हैं। सभ्यता इसी की देन है। शाश्वत सत्ता को लाने के लिए कितने वर्ष चाहिए, इसकी गणना परिश्रमी लोग ही लगा सकते हैं। काम चाहे कितना भी धीमा करो, किसी की भलाई के लिए करो। फूल कैसे भी स्तर का हो, फूल उगाने का सामान करो। मेहनत कैसी भी हो, सदा शुद्ध और पवित्र होती है। तुम्हारे बड़े बड़े काम ही ईश्वर के दरबार में तुम्हारी प्रार्थना है। मिस्टर ग्रे के 15 वर्षीय पुत्र चार्ल्स ने जब पिता से प्रार्थना की कि उसे स्कूल जाने से मुक्ति दे दी जाए तो पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पुत्र से इसका कारण पूछा। चार्ल्स ने कहा, पिताजी, पढ़ाई से मेरा मन ऊब उठा है। यूँ पढ़ाई से मुझे कोई लाभ भी नहीं दिखाई देता है। पिता ने स्तब्ध होकर पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम काफ़ी ज्ञानवान हो गए हो? पिताजी, जितना कुछ जॉर्ज लाइनमैन को आता है उतना मैं भी जानता हूँ। 3 महीने हो गए उसे स्कूल छोड़े और अब वह स्कूल आएगा भी नहीं, क्योंकि उसके पिता के पास काफ़ी दौलत है। सुनकर पिता बोला, यह बात है तो स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिता की आज्ञा पाकर चार्ल्स खुश धन्यवाद कहकर द्वार की ओर बढ़ा कि मिस्टर ग्रे ने टोका, रुकना जरा, मैंने तुम्हें कोई बात नहीं कही कि तुम धन्यवाद कहकर चल दिए। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन एक बात गांठ बांध लो कि तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें काम पर जाना होगा। मैं तुम्हें निकम्मे बैठे देखना सहन नहीं कर सकता। अगली प्रातः मिस्टर ग्रे एक जेल खाने का निरीक्षण करने गए और पुत्र चार्ल्स को भी साथ लेते गए। वहाँ चार्ल्स का एक सहपाठी भी बंदी था जिससे मिलने की उसे इच्छा थी। वह कैदी जब सामने आया तो ग्रे बोले, मिस्टर हार्मन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर ऐसी जगह और इस हालत में देखकर दुख हुआ। मगर आपको मुझसे बढ़कर दुख नहीं होगा, बंदी हार्मन ने कहा और चार्ल्स पर नज़र पड़ते ही पूछा, मेरा ख्याल है कि ये आपके ही सुपुत्र हैं। हम स्कूल जाया करते थे। क्या तुम्हें वे दिन याद नहीं? काश मैं उन दिनों को भूल पाता। कुछ सोचते हुए बंदी ने कहा, कभी कभी लगता है यह सब स्वप्न है और जागने पर स्वप्न ही निकलेगा। ग्रे ने पूछा, लेकिन ये कैसे हुआ? जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था तो तुम्हारी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, बल्कि मुझसे भी अच्छी थी। उत्तर में बंदी बोला, मेरी कहानी तो कुछ शब्दों में ही खत्म हो जाती है। आलस्य और क्षीण स्वास्थ्य ने मुझे कहीं का न छोड़ा। पढ़ना लिखना मुझे पसंद न था, क्योंकि मेरे विचार में अमीर बाप के बेटे को पढ़ने की क्या ज़रूरत। अपार संपत्ति मेरे हाथ में आई जिसका एक पैसा भी मेरा कमाया हुआ न था। भला मैं उसकी कद्र कीमत क्या जानता? मुझे पता भी न चला और सारी संपत्ति लुटती चली गई। एक सुबह जागने पर मुझे पता चला कि मैं किसी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना आता ही न था, लेकिन रुपयों की ज़रूरत तो थी ही। मैंने बिना मेहनत के रुपया कमाना चाहा। सब आगे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ। इतने में हार्मन को जेल में वापस बुला लिया गया और ग्रे ने जेलर से पूछा, आपके यहाँ कितने ऐसे बंदी हैं जिन्हें किसी उपयोगी धंधे या व्यवसाय की शिक्षा दी गई है? उत्तर मिला, 10 में से एक भी नहीं। इसके बाद चार्ल्स को लेकर ग्रे गाड़ी में सवार होकर घर को चल पड़े। मार्ग में उन्होंने कहा, चार्ल्स, जब मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे लड़कों की भांति तुम्हें भी काम करना चाहिए तो तुम्हें सुनकर आश्चर्य हुआ था। जेल खाने में हार्मन की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक सबक है। संसार मुझे अमीर समझता है और यह बात सच भी है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान और नेक बनाने वाला वातावरण दे सकूं, लेकिन मैं ऐसा अमीर नहीं हूं, नहीं बनूंगा कि तुम्हें आलस्य में जीवन गुजारने दूं।
कई पिता ऐसा कर चुके हैं और आखिर उन्हें रंज उठाकर यह पता लगा है कि लड़कों को निकम्मे रखने का क्या परिणाम हुआ। सुनकर चार्ल्स की आंखें खुली और उसने निर्णय सुनाया, पिताजी, मेरा इरादा है कि मैं सोमवार से स्कूल जाने लगूंगा। जॉन एडम्स भी एक ऐसा ही लड़का था जो पढ़ने से कतराता था। उसने पिता से प्रार्थना की कि उसे लैटिन की पढ़ाई से मुक्ति दिला दी जाए। पिता ने उसकी बात मानते हुए कहा, मगर तुम्हें इसकी जगह दलदली ज़मीन खोदनी होगी, क्योंकि उस ज़मीन में से पानी निकालना आवश्यक है। जॉन को खाई खोदना स्वीकार था, किंतु लैटिन की शिक्षा पाना कठिन था। पिता का आदेश मानना यूं भी अनिवार्य था, क्योंकि वह पिता के स्वभाव से परिचित था। उसने पिता का दिया हुआ बेलचा उठाया और दिन भर दलदली ज़मीन में खाई खोदता रहा। खाई खोदने के विचार का परिणाम निकला कि शाम होते ही उसने पिता से प्रार्थना की कि उसे कल से पुनः लैटिन शिक्षा की आज्ञा दी जाए। पिता को कहाँ इनकार था। जॉन ने अध्ययन और अन्य कर्मों में इतना मन लगाया कि अमेरिका क्रांति के दौरान वह उच्च नेता बना और वाशिंगटन के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कई तरुणों ने परिश्रम से इसी वजह से जी चुराया कि उन्हें गुलामों की भांति मेहनत करने की क्या ज़रूरत, जो कि अकेला दम है। जब उनका कोई सगा नहीं है तो फिर किसके लिए मेहनत की जाए। ईश्वर ही ऐसे विचार को सद्बुद्धि दे, जिन्हें यह अनुभव नहीं होता कि चरित्र निर्माण में परिश्रम का क्या महत्व है। 16 वर्षीय साइरस डब्ल्यू फील्ड ने मास में स्थित अपना घर बार छोड़ा ताकि न्यूयॉर्क में जाकर अपना भाग्य आजमाए। विदा होते हुए पिता ने उसे $8 दिए थे, वे बड़ी मुश्किल से परिवार बे में से काट कर निकाले गए थे। साइरस आखिर A.T. स्टीवार्ट के कारखाने में पैदल पहुंचा। यह कारखाना खुश्क सामान की तिजारत में नगर भर के प्रसिद्ध कारखानों में से एक था। साइरस का वेतन पहले साल के लिए $50 नियत हुआ। सवेरे 6-7 बजे उसे काम पर उपस्थित रहना पड़ता था। जब तरक्की पाकर वह क्लर्क बना तो उसे प्रातः 8:15 से शाम तक कार्यालय में हाजिर रहना पड़ता था। मिस्टर फील्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपना नियम बना रखा था कि व्यवस्थापकों के आने से पहले कारखाने तक पहुंचना और उनके जाने से पहले कभी न जाता। मेरा उद्देश्य यह सीखना था कि कैसे एक सफल व्यवसायी बनूं। जो कुछ मैं सीख सकता था मैंने बड़ी रुचि से सीखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मात्र अपने आप का ही भरोसा है। यह नौजवान व्यावसायिक लाइब्रेरी में जाता था और शाम के समय वहाँ अध्ययन करता था। उसने एक परिसंवाद गोष्ठी में भी जाना शुरू किया था। प्रत्येक शनिवार की रात जो छुट्टी थी, स्टीवार्ट के कारखाने में विधि विधान कठोर थे। एक नियम यह था कि हर एक क्लर्क को एक रजिस्टर में आने का समय, खाने का समय, जाने का समय, वहाँ से लौटने का समय दर्ज करना पड़ता था। यदि किसी के आने में देर हो जाती या खाने में देर लग जाती, शाम के जलपान में आधा पौना घंटा अधिक लग जाता तो उसे प्रत्येक बार 25 सेंट जुर्माना देना पड़ता था। मगर साइरस ने ऐसी सावधानी, ऐसी अनुशासन प्रियता और ऐसी निष्ठा दिखाई कि व्यवस्थापक का उस पर शीघ्र ही विश्वास जम गया। स्वाभाविक है कि उसके पद की उन्नति हो गई। इसके लिए उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। व्यवस्थापक स्वयं कभी पैदल चलकर नौकरी कर चुका था और तन मन से सवेरे से शाम तक उसने परिश्रम किया था। अब उसका कारखाना इस स्थिति में था जैसे स्वयं चल रहा हो। इस पर भी व्यवस्थापक छोटी छोटी बात पर दृष्टि रखता था। मरते दम तक आवश्यक परिवर्तन करता रहा। उसके उत्तराधिकारियों ने काम जारी रखने की जो कोशिश की, तनिक उस पर दृष्टिपात कीजिए। दोस्तों, इस लेसन का तीसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।